हेलो। 5 मिनट में कार्यक्रम शुरू करेंगे। कृपया 5 मिनट प्रतीक्षा करें।
नमस्कार। टेम्पल इकोनॉमिक्स और अ डिकेड फॉर मंदिर्स, इन दो पुस्तकों के विमोचन के कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं आज के अतिथियों, उपकुलपति महोदय, श्री रविंद्र कुलकर्णी जी, श्री कमल पोद्दार जी, आज के मुख्य अतिथि श्री विजय चौथाई वाले और संदीप सिंह जी से निवेदन करता हूं कि आप कृपया मंच पर पधारें। जैसे कि अपनी भारतीय परंपरा है, कार्यक्रम का आरंभ दीप प्रज्वलन के साथ हम करने जा रहे हैं। मैं माननीय अतिथियों से निवेदन करता हूं कि आप दीप प्रज्वलन करके कार्यक्रम का शुभारंभ करें। या कुंदेन्दु तुषार हार धवला, या शुभ्रवस्त्रावृता, या वीणावरदण्डमण्डितकरा, या श्वेतपद्मासना, या ब्रह्माच्युतशङ्करः प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता, सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेषजाड्यापहा। धन्यवाद। दीप प्रज्वलन के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ, और अब समय है आज के अतिथियों के स्वागत का। मैं श्री अनूप तुलसियान से निवेदन करता हूं कि वे कृपया मंच पर आएं और आज के हमारे अतिथियों का स्वागत करें, शॉल और श्रीफल अर्पित करके। मैं प्रोफेसर अजय पेंडसे सर से निवेदन करता हूं कि वे शॉल और श्रीफल दें। यहाँ रखते हैं। हाँ, अनुप आजा, रखो उधर, उधर नहीं हो, रखो ना। उप कुलपति महोदय का स्वागत अनूप तुलसियान के हाथों से। श्री रविंद्र कुलकर्णी जी, डॉक्टर विजय चौथाई वाले जी का स्वागत अनूप के हाथों। आप सभी का हार्दिक स्वागत। आज हमारे बीच एमडी चॉइस इंटरनेशनल श्री कमल पोद्दार जी हैं, उनका भी हार्दिक स्वागत। और आज जिनके लिए कार्यक्रम, जिनके पुस्तक के लिए हो रहा है, ऐसे श्री संदीप सिंह जी का स्वागत। टेम्पल इकोनॉमिक्स और डिकेड फॉर मंदिर्स के इस प्रकाशन समारोह में मैं एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज जब सारी दुनिया मंदिर और जनमानस पर उसके प्रभाव को लेकर अचंभित है, तो ऐसे दौर में मंदिर पर गहनता से प्रकाश डालने वाली पुस्तक का विमोचन, शिक्षा के इस सर्वोच्च मंदिर में होना सचमुच हम सभी के लिए गर्व का विषय है।
मंदिरों के साथ समाज की अस्मिता, चेतना तथा गौरव सदा से जुड़ा रहा है। तभी तो कई शताब्दियों तक मंदिरों पर हुए आघातों ने जनमानस को निरंतर झकझोरने का प्रयास किया है। मंदिर यदि समाज का आत्मसम्मान है, तो मंदिर समाज की आर्थिक व्यवस्था को थामे रखने का सशक्त माध्यम भी रहे हैं। मंदिरों ने कला, संगीत और नृत्य परंपराओं को संजोए रखने में अहम भूमिका निभाई है। आज एक लंबी प्रतीक्षा के बाद श्री संदीप सिंह जी की यह पुस्तक विमोचित होने जा रही है। अब मैं श्री संदीप जी से निवेदन करता हूं कि वे आएं और हमारे समक्ष अपने विचार पुस्तक के बारे में रखें। संदीप जी। माँ सरस्वती की चरण वंदना। फाइनली, जो लोग जानते हैं, मैं पुस्तक करीब 3.5 साल से लिख रहा हूँ और कुछ दोस्तों ने धमकाया भी कि अब रिलीज़ कर दो, नहीं तो सो मेरा ऐसा मानना था कि मंदिर भगवान का घर है, तो भाई भगवान की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है थोड़ी बहुत रिलीज़ करवाने की, सारी मैं ही क्यों लूँ। पुस्तक मैंने मई 2020 में लिखना शुरू किया, क्योंकि तब कोविड था और अचानक से एक हल्ला उठा, जैसा हर समय होता है कि मंदिर से पैसे लो। सवाल ये नहीं था कि मंदिर से पैसे लो, न केंद्र सरकार ने बोला पैसे की कमी है, न राज्य सरकार ने बोला पैसे की कमी है, फिर भी एक पैसे लो, मंदिर में पैसे क्यों चाहिए। तो मुझे लगा लोगों को समझाने की ज़रूरत है। बहुत पहले 2008 में पुस्तक इंडियन ओशन स्ट्रैटेजी में मैंने एक चैप्टर, एक पन्ना लिखा था, तो मैंने सोचा अब इसको एक्सपांड करते हैं, सही समय है। और जब लिखना शुरू किया तो पता चला कि विषय बहुत बड़ा है। लिखता गया 4 वॉल्यूम हुई, तो आज उसमें से 2 वॉल्यूम रिलीज़ कर रहे हैं। और उसके 4 इतने लेट होने के कुछ कारण थे। एक छोटा सा कारण इतना था कि हमारी जो पैतृक संपत्ति है उसको बीच में कुछ लोगों ने हड़पने की कोशिश की, उसे छुड़ाया। फिर कोशिश हुई, वो अप्रैल में सेकेंड वेव था, यहाँ से दूर करीब 1200 किलोमीटर दूर मैं कोविड अकेला था और कोविड हो गया। और उसके बाद बचा वो फिर भगवान की वजह से, क्योंकि तब तक मई 2020 से शुरू करके दिसंबर 2020 तक मैंने लोगों से 1000 रुपये कलेक्ट किए थे हर बुक के लिए। और आइडिया ये था कि मैं ये पुस्तक इसलिए नहीं लिख रहा हूँ कि मैं रीडर ढूंढ रहा हूँ। मैं नहीं चाहता हूँ कि लोग पुस्तक पढ़ें, अच्छी है बोल के बुक शेल्फ में डाल दें। मेरी कोशिश ये थी कि ये पुस्तक एक तरह से हैंडबुक हो कि मंदिरों को समझें कैसे और हम मंदिरों के लिए करें क्या। तो जब कोविड हो गया तब डर लगा कि वो तो भगवान की वजह से बचा, क्योंकि भगवान के घर के लिए पैसे कलेक्ट कर रहा था, कुछ हो जाता तो फिर रियल स्टेट स्कैम जैसा हो जाता। तो भगवान ने बचा लिया, मैं वो इसका क्रेडिट उन्हीं को देता हूँ। और फिर उसके बाद मैंने हर डिस्ट्रिक्ट रीच आउट करना छोड़ दिया, क्योंकि बहुत लेट हो गया था। बट फिर भी मई 2020 से दिसंबर 2020 तक सिर्फ ईमेल पे और फ़ोन पे, क्योंकि लॉकडाउन था, मैंने 140 डिस्ट्रिक्ट कवर किए। और उसके बाद बाकी डिस्ट्रिक्ट नहीं किए। अब बुक वहाँ तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। बुक का 2 वॉल्यूम आज रिलीज़ हो रहे हैं। पहली वॉल्यूम एक ग्लिम्स दूंगा खाली आपको, कि हम जब मुस्लिम्स प्रेयर के लिए जाते हैं तो मॉस्क में जाते हैं, क्रिश्चियंस जाते हैं तो चर्च में जाते हैं, जूस जाते हैं तो सिंगोज में जाते हैं, हिंदू टेम्पल में जाते हैं। टेम्पल एक्चुअली डिफाइन करता है पगान्स के प्लेस ऑफ वर्शिप। पगान्स मतलब जो एग्जिस्ट नहीं करते हैं। तो हमें पहली तो अपनी टर्मिनोलॉजी सही करनी है कि हमें मंदिर बोलना है, टेम्पल नहीं। इंग्लिश में भी मंदिर ही बोलना है। हम अगर नाम ही सही नहीं समझेंगे तो बाकी चीज़ क्या करेंगे। और दूसरी वॉल्यूम में ये कहना है मेरा कि डिकेड फॉर टेम्पल्स, उसमें ये है कि हमको अगर मंदिरों के लिए कुछ करना है तो हम दूसरों की तरफ नहीं देखें, ना सरकार की। ये हमें निश्चित करना होगा कि हम जिस भी उम्र के पड़ाव पे हैं और जितने भी पैसे हैं, अगर हम ये निश्चित कर लें कि हम हर रोज़ कुछ ना कुछ मंदिर के लिए करेंगे। अगर हम सब ये करने लगे तो हम जो मंदिर का भव्य स्वरूप देखना चाहते हैं वो हो जाएगा, किसी और पे डिपेंड होना छोड़ दें। तो दैट्स ए डिकेड फॉर टेम्पल। किसी को कॉल देने की ज़रूरत नहीं है। हर व्यक्ति अगर निश्चित कर ले, कुछ नहीं तो हर शाम आप मंदिर में जाके घंटे ही बजाएं, उससे भी बहुत चीज़ें बदल जाएंगी, हम उतना ही शुरू करें तो ये 2 वॉल्यूम है। ये 2 वॉल्यूम लिखने में कई लोगों ने मदद की, 4 साल काफ़ी रिसर्च। उन सब की नाम की लिस्टिंग करूं तो करीब वो भी 100 पन्ने होंगे। उनमें से
कुछ प्रोमिनेंट जो मित्र यहाँ मौजूद हैं उनमें है डोमिनिक डिसूजा, लीगल ब्रेन, राकेश कुमार जी, उन्होंने काफ़ी मदद की और मुझे संस्कृत नहीं आती थी, उनको आती है। पुस्तक में उनका रेफरेंस आप कई बार पाएंगे। हमारे जो मास्टर ऑफ सेरेमनी है सत्य प्रकाश मिश्रा, काफ़ी मदद करी। अनूप तुलसियान, आपको देखा, उन्होंने काफ़ी मदद करी। यहाँ से मैं ये अपने इतने लोगों को देख पा रहा हूँ, बाकी सबका नाम पुस्तक में है। ब्रिजेश सर हैं, उन्होंने काफ़ी हेल्प करी। सो कई लोगों के सहयोग से बना, जैसे कि मंदिर बनता है वैसे ही मंदिर का कार्य पुस्तक भी वैसे ही बना। और उसके बाद रिलीज़ करने की बात आई, तब भी कई लोगों से बात किया और कई सारे लोगों ने मदद करी। जनरली एक परसेप्शन होता है जब पढ़ते हैं तो यूनिवर्सिटीज़ के बारे में, लेकिन अब मैंने यहाँ प्रो वीसी और वीसी से बात की तो पता चला कि मेरा परसेप्शन वैसा नहीं था। यूनिवर्सिटी में भी बहुत अच्छे लोग होते हैं। कमल जी बिजनेसमैन है, जैसे आप समझ रहे होंगे, एमडी हैं, बट एक बड़ा उन्होंने अच्छा काम किया जो मुझे बड़ा अच्छा लगा, जो मैं अपनी सेकेंड वॉल्यूम में लिख रहा हूँ कि मंदिरों के लिए क्या करें। तो इनकी कंपनी है, इनकी को कंपनी या कहें उनके खुद के होटल्स हैं बॉम्बे में। फिर इसके बावजूद भी इन्होंने एजीएम जो था मंदिर के प्रांगण में कराया। तो दैट्स गोइंग बैक टू टेम्पल। और आप एक दोस्त को कितना मिसयूज़ कर सकते हैं, वो विजय चौथाई वाले और मैं। विजय जी को सुबह 4 बजे बम्बई लैंड करना था, 6 बजे लैंड किया और रात 9 बजे की फ़्लाइट है बैक टू दिल्ली। बट in spite and despite that he is here, so that's the classic. Fortunate to have great friends, and I thank everybody, all of you for coming here. That's a big encouragement. ये लग रहा था कि लोगों ने कहा लंबा वीकेंड है, कौन आएगा कौन नहीं, बट फिर भी हॉल भरा भरा दिख रहा है, इसलिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद आने के लिए। उम्मीद है कि आप सबको पुस्तक पसंद आएगी। धन्यवाद। धन्यवाद संदीप जी। अब समय है उस बहु प्रतीक्षित पुस्तक के विमोचन का। मैं प्रोफेसर रेणुका जी से निवेदन करता हूं कि वे पुस्तकें लेकर आएं कृपया, और उसका विमोचन अतिथियों के कर कमलों से। वाकई विमोचन इसी प्रकार से होना चाहिए, न कि कागज फाड़ना पड़े और पॉलीथीन से निकाल करके या कुछ गांठ खोलकर। ये सुंदरता से ये पुस्तक आपके सामने है। पुस्तक यहाँ पर बिक्री के लिए भी है और इसका लाभ हम सभी अवश्य लेंगे, ऐसी मैं अपेक्षा करता हूँ। एक बार हम सभी फिर से एक बार जोरदार तालियों के साथ में का स्वागत करेंगे। धन्यवाद जी, आप सभी का शुक्रिया। सिर्फ मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति का नाम लेना भूल गया, रतन शारदा जी, जिन्होंने इस बुक को एडिट किया और मैं लेखक भी उनकी वजह से बना। वो आज नहीं आ पाए, उन्हें डिब्रूगढ़ जाना था, बट उनके साथ फिर एक कार्यक्रम करेंगे ऐसा हमने सोचा है। थैंक यू। हमारे बीच आज अनेक शख्सियत मौजूद हैं जो आपको संबोधित करने वाली हैं। सबसे पहले मैं सीए श्री कमल पोद्दार जी को आमंत्रित करता हूं। आप एक दशक से कार्यरत चॉइस ग्रुप का नेतृत्व कर रहे हैं और आप उस ग्रुप के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। समाज सेवा में भी आप काफ़ी अरसे से लगे हैं और लॉयंस क्लब के माध्यम से समाज सेवा का भरपूर काम करते हैं। तो सीए कमल पोद्दार जी हमें संबोधित करेंगे। सबसे पहले मां शारदे को प्रणाम करता हूँ। आदरणीय श्री रविंद्र जी कुलकर्णी, वाइस चांसलर ऑफ मुंबई यूनिवर्सिटी, पूरी दुनिया के भारतवंशियों को उनके देश में
उनकी सरकारों के द्वारा और उनके खुद के मन में एक विश्वास पैदा करके उनको एक मंच पर लाने वाले और आदरणीय प्रधानमंत्री जी की टीम के मजबूत स्तंभ श्री विजय जी चौथाईवाला, मेरे बड़े भाई हमारे चॉइस इंटरनेशनल लिमिटेड में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के रूप में टॉर्च बियरर का काम हमको गाइड करने का काम करने वाले आदरणीय संदीप सिंह जी। संदीप जी साहब से मेरी मुलाकात इनकी जो पिछली किताब थी भारत का समृद्धि चक्र उस समय हुई थी, और फिर तो जो ये मुलाकात है वो कागज़ और पेन की तरह एक साथ चलती हुई यहाँ तक आई है। ऐसे विषयों पर उनसे डिस्कस करना, उनसे वार्तालाप करना बहुत अच्छा लगता है। यूनान मिस्र रोमा मिट गए जहाँ से, है मगर कुछ हस्ती की मिटती नहीं हमारी। कवि इकबाल की कहीं ये पंक्तियों में मुझे लगता है कि हिंदुस्तान की संस्कृति, हिंदुस्तान की सभ्यता और हमारे इन मंदिरों का बहुत बड़ा रोल है कि आज हम हूण, कुषाण, चंगेज, गजनी, गोरी, मुगल इन सब के आक्रमणों के बावजूद, और आपने पढ़ा होगा कि इन्होंने हमेशा हिंदुस्तान के मंदिरों पर आक्रमण किए, उसके बावजूद भी आज हम जब प्रभु श्री राम के भव्य और दिव्य मंदिर के उद्घाटन के जस्ट उपरांत मंदिरों की अर्थव्यवस्था जैसी इस पुस्तक के विमोचन के समारोह में इकट्ठे हुए हैं, तो जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि यही समय है, सही समय है। संदीप जी ने बहुत सही समय चूज किया है। हिंदू मंदिरों का इतिहास भारत की अक्षुण्ण संस्कृति का अखंड प्रज्वलित दीपक की ज्योति के समान है। ये दिव्य अलौकिक प्रतिमाओं का समुच्चय नहीं है, ये पूरी गौरवशाली, वैभवशाली, महिमा मंडित भारतीय सभ्यता के जीवित प्राणवंत यशोगीत है। भारत की समरसता इनमें वेगवती गंगा की तरह बहती है। इन मंदिरों के शिखर हिमालय की तरह अचल और अटल संस्कृति के प्रतीक हैं। आदरणीय, इन्होंने, संदीप जी ने केवल इकोनॉमिक पहलू को छुआ है, लेकिन हम जब इसके पूरे बृहद सिनेरियो को देखते हैं तो पूरी दुनिया में जितने आविष्कार हुए वो 17वीं और 18वीं शताब्दी के बाद ही हुए। उसके पहले क्या दुनिया में वैज्ञानिक नहीं थे जिन्होंने कोई भी आविष्कार नहीं किए? लेकिन हिंदुस्तान के पुरातन साहित्य में यहाँ के मंदिरों की जो पुस्तकालय हैं उन सब में उनके बारे में खूब अच्छे से लिखा हुआ है। मैं केवल एक छोटे से एग्जाम्पल से आपको जोड़ना चाहूंगा। कालिदास ने मेघदूत महाकाव्य लिखा, जिसमें वो कहानी है कि नेपाल का एक लड़का जो सगाई के बाद आज के छत्तीसगढ़ विंध्याचल के आसपास कहीं आ जाता है, वो अपनी प्रेयसी को भूल नहीं पाता, उसका काम में मन नहीं लगता है, तो वो बादल पे अपने समाचार लिख के प्रेयसी को भेजता है। वो प्रेयसी उनको पढ़ती है और वापसी में बादल पे लिख के समाचार को भेजती है। ये मेघदूत है। विडंबना यह रही कि कोई संदीप सिंह जैसे डेडिकेटेड प्रोफेशनल, या मैं कहूं कि ऐसे लोग नहीं थे जिन्होंने इनको एनालिसिस करके लोगों के सामने रखते कि ऐसे भी ये काम हो सकता है। और किसी अंग्रेज ने ये काम किया और उसने इंटरनेट www.com बना दिया, जो ठीक उसी तरह है जैसे बादलों पे समाचार लिख के भेजा जाता था। हिंदुस्तान में कुंभ के मेले, प्राचीन कहानियों में लिखा गया है कि जहां अमृत की बूंदें गिरी वहां पर कुंभ के मेले होते हैं। लेकिन कुंभ के मेले हिंदुस्तान के ऋषि मुनि जो बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, हिंदुस्तान के अर्थशास्त्र, हिंदुस्तान के राजनीति शास्त्र, हिंदुस्तान के विज्ञान को समृद्ध करने वाले वो ऋषि परंपरा के लोग, जिनके आश्रम जो हैं वो कहीं न कहीं प्रयोगशालाओं का काम करते थे। उस समय आज की तरह व्हाट्सएप का जमाना नहीं था कि 10 दिन पहले संदीप सिंह जी ने प्लान किया और मुंबई यूनिवर्सिटी का एड्रेस सबको भेज दिया कि 10 दिन बाद अपने को मुंबई यूनिवर्सिटी के इस हॉल में मिलना है और हम सब चर्चा करेंगे। ऐसे कम्युनिकेशन के साधन नहीं थे, इसलिए पहले से तय था कि 4 साल बाद हम गंगा के किनारे हरिद्वार में मिलेंगे। 1 महीने 1.5 महीने तक अपनी कॉन्फ्रेंस चलेगी, सबको मौका दिया जाएगा
सब जो 4 साल में प्रयोग करेंगे वो वहां लाके उनको डिस्कस करना है, ताकि वो हिंदुस्तान के हर कोने में पहुंच सके। हम तब से अनादिकाल से हमारे ये मंदिर, हमारे ऋषि परंपरा के आश्रम, हमारी संस्कृति के ये केंद्र न केवल हिंदुस्तान की इकोनॉमी को बल्कि राजसत्ता को, धर्म सत्ता को हमेशा सर्वोच्च स्थान देते आए हैं। आज जो पिछले कुछ समय से राजसत्ता ने और अर्थ सत्ता ने धर्म सत्ता को जो दबाया हुआ था, वो प्रभु श्री राम के इस पुण्य प्रताप से आज पुनः धर्म सत्ता अपने पुराने स्वाभिमान के साथ हिंदुस्तान में आगे बढ़ रही है। और निश्चित रूप से हिंदुस्तान जो मंदिरों का शहर रहा है, बनारस, अयोध्या, हरिद्वार, यहाँ हमारे नासिक, इन सब में कभी भी कोई बिजनेस नहीं रहे, लेकिन ये मंदिर इकोनॉमी के कारण ही इतने वृहद स्तर पर काम करते रहे। मैं शेखावाटी से आता हूँ, राजस्थान में चूरू, झुंझुनू, सीकर 3 डिस्ट्रिक्ट को मिला के शेखावाटी कहा जाता है। हमारे वहाँ पर कोई उद्योग धंधे नहीं है, कोई रोजगार नहीं है, तो वहाँ ग्रेजुएशन करने के बाद हम में से सबको कहीं मुंबई, कलकत्ता या देश विदेश में बाहर जाना पड़ता है। जितने भी आज हिंदुस्तान के बड़े घराने हैं वो सब वहीं से निकल के गए हुए हैं। लेकिन आज भी अगर उनको उस शेखावाटी की धरती से कोई जोड़ के रखा है तो वो हमारे सालासर हनुमान जी का मंदिर है, वो हमारे खाटू श्याम जी का मंदिर है, वो हमारे रानी सती दादी का मंदिर है। और ये 3 मंदिरों ने शेखावाटी के हर आदमी को कहीं न कहीं उस शेखावाटी से जोड़ा हुआ है, वहां की अर्थव्यवस्था से जोड़ा हुआ है, उसके सांस्कृतिक चक्र से जोड़ा हुआ है। जितना साधुवाद दिया जाए, जितना धन्यवाद दिया जाए, उतना कम है कि संदीप सिंह जी ने एक ऐसे विषय को सामने लाके हम सबके सामने रखा। और इनका जो है डेकेड ऑफ मंदिर्स जो बुक है, उसमें तो बहुत सुंदर कॉन्सेप्ट दिया है कि हम हमारे जीवन का 1 दशक मंदिरों को समर्पित करें। देश के मंदिर जितने समृद्ध होंगे, देश की संस्कृति जितनी समृद्ध होगी, हम आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से भी उतने ही समृद्ध होंगे। अभी हमें आदरणीय वीसी सर को, डॉक्टर चौथाईवाला जी को भी सुनना है, मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा। आदमी की एक्सपेक्टेशन लगातार बढ़ती रहती है। संदीप सिंह जी अच्छा लिखते हैं और अच्छा लिखते रहे, इसलिए 4 लाइनों में केवल संदीप जी को समर्पित करते हुए, तुमने कलम उठाई है तो वर्तमान लिखना, तुमने कलम उठाई है तो वर्तमान लिखना, हो सके तो राष्ट्र का कीर्तिमान लिखना। चापलूस तो लिख चुके हैं 40 से बहुत, चापलूस तो लिख चुके हैं 40 से बहुत, हो सके तो हृदय का तापमान लिखना। महलों में गिरवी है गरिमा जो गांव की, महलों में गिरवी है गरिमा जो गांव की, सहनी सी सड़कों पर तुम स्वाभिमान लिखना। और मैं क्या कहूं आपसे, बस केवल अपनी सभ्यता और संस्कृति को प्रणाम लिखना, अपनी सभ्यता और संस्कृति को प्रणाम लिखना। धन्यवाद। धन्यवाद कमल जी। अब मैं हमारे आज के जो मुख्य अतिथि हैं डॉक्टर रविंद्र कुलकर्णी जी, उप कुलपति मुंबई विद्यापीठ, उनको आमंत्रित करता हूं। डॉक्टर साहब 3 दशकों से शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत हैं। आपके नाम पर 7 पेटेंट्स हैं और 212 से अधिक रिसर्च पेपर आपके प्रकाशित हो चुके हैं। तो ऐसे उप कुलपति महोदय को मैं आमंत्रित करता हूं कि हमें संबोधित करें। मंच पर विराजमान और हम जिस पुस्तक विमोचन के लिए सब इकट्ठा हुए, उसके लेखक और हमारे मुंबई विश्वविद्यालय के व्यवस्थापन परिषद के चांसलर नॉमिनी श्री संदीप जी, जो आज ही सुबह पहुँचे हैं, खास पुस्तक विमोचन के लिए मुंबई पहुँचे हैं, ऐसे डॉक्टर विजय जी, जिनका अभी सुंदर का संभाषण आपके सामने आया, कमल जी, और आप सब सामने बैठे महानुभाव। जैसा संदीप जी का मैसेज आया कि उन्होंने एक पुस्तक लिखी है। शुरू में उन्होंने सिर्फ टेम्पल इकोनॉमिक्स या मंदिर का अर्थशास्त्र इसके बारे में बताया था। जैसा हम लोग मिले
तो देखिए उन्होंने तो दो बड़ी बुक लिखी है और टू मोर बुक्स आर टू बी पब्लिश्ड। इस तरह से देखा तो अभी संदीप जी के साथ अभी हम काम कर रहे हैं, तो मुझे कभी लगा नहीं वो बुक्स लिखने में मग्न है और वो ऐसा काम कर रहे हैं। जैसा उनका बुक्स देखा तो उनका विद्वत्ता, उनका रिसर्च के प्रति जो गाढ़ा कनेक्ट और इस तरह का जो उन्होंने किया काम, और दो वॉल्यूम्स आने वाले हैं, इसका देख के मुझे सरप्राइज़ हुआ कि संदीप जी आपने इतना समय लेके और इतना संशोधन करके अपने दो बुक्स लेके आए। और ये दो बुक्स भी ऐसे समय आए थे जब उनका टाइटल, और अभी जस्ट 15 दिन पहले हम लोग मैं मेरे प्रो वाइस चांसलर रजिस्ट्रार हम लोग सोच रहे थे कि अभी इस साल से 24-25 में एक टेम्पल मैनेजमेंट पर कोर्स शुरू किया जाए। इस तरह का इस तरह का डिसीजन हो रहा है, और उसी समय संदीप जी का बुक दोनों वॉल्यूम्स सामने आते हैं, तो एक बड़ी इट्स रियली अ मैटर ऑफ हैप्पीनेस कि हम लोग उस तरह का कोऑर्डिनेशन काफ़ी आ गया। जैसे हम लोग टेम्पल मैनेजमेंट की ओर बढ़ रहे, एक कोर्स है मे बी 24-25 अभी हम लोग शुरू में 1 ईयर पीजी डिप्लोमा होगा और स्लोली वो इट विल बी कन्वर्टेड इनटू 2-year MBA प्रोग्राम आफ्टर गेटिंग अप्रूवल्स फ्रॉम ऑल रेगुलेटरी बॉडीज। लेकिन इस साल से ये तो तय हुआ है 1 साल का पीजी डिप्लोमा करें। जैसा विषय की जानकारी बढ़ती गई, जैसे शुरू में हमें डॉक्टर हावरे जो खुद साई प्रतिष्ठान के एक अध्यक्ष थे शिरडी के, और उनसे जब चर्चा होती गई तो उन्होंने बताया कि एक टेम्पल की अर्थशास्त्र, मंदिर के अर्थशास्त्र और मंदिर ने जो जो समाजोपयोगी जो काम कर सकते हैं, वो जो उन्होंने बताया, तब मैं सरप्राइज हो गया कि एक मंदिर के अर्थशास्त्र से इतने सारी चीज़ें जुड़ी हुई रहती है, और समाज का और मंदिर का जो कनेक्ट है उनके इससे जब मुझे समझ में आने लगा, तो तभी से हम लोग उस बारे में सोचना चालू हो गया था, और तभी संदीप जी का भी बुक आ गया, दोनों वॉल्यूम्स आ गए। तो मेरे ख्याल से दोनों वेल कनेक्टेड है, और हम लोग इस जून से वो चालू करेंगे। अभी हमारा एकेडमिक काउंसिल में उसका पूरा सिलेबस आएगा और हम लोग चालू करेंगे। एक सही है कि मंदिर की जो अर्थशास्त्र है, जो अभी तो सर का बुक मैं पूरा पढ़ नहीं पाया, और क्योंकि कल ही देखा है, तो लेकिन जो जानकारी मिलती है कि हम लोग जैसा तिरुपति हो, शिरडी का हो, सिद्धि विनायक है, वैष्णो देवी है, अलग अलग मंदिर के बारे में जब देखते हैं और उनका जो समाज के प्रति जो लगाव है, और उसकी जो कनेक्टेड अर्थशास्त्र के कारण जो नए नए समाज और मंदिर के कनेक्ट जो गाढ़ा हो रहा है वो, और पहले से जैसा अभी इट्स अ मैटर ऑफ नाउ इंडियन नॉलेज सिस्टम ऑल्सो, जैसा कमल जी बोलते गए कि हमने हालांकि 200 या 300 साल का ही विज्ञान समझ रहे हैं, लेकिन पहले के 1000 साल पहले क्या था, या इस तरह का उनका जो विवेचन था, मेरे ख्याल से भारतीय ज्ञान परंपरा, जिसमें अलग अलग एजेस में जो जो हमारी ज्ञान परंपरा थी, और जो ज्ञान परंपरा से उस समय अलग अलग फील्ड में जो कनेक्ट था, वेदर इट्स ए केमिस्ट साइंस हो, मेटालॉजिकल साइंसेस हो, या शिप बिल्डिंग का हो, आर्किटेक्ट का हो, या सिविक्स पॉलिटिक्स के गवर्नेंस के बारे में चर्चा हो, या अर्थशास्त्र के बारे में अलग अलग लिखान आते हैं। तो ये भारतीय ज्ञान परंपरा का एक अच्छा तरह से धीरे धीरे डेवलप हो रहा है। और जैसे महादेवन जी का एक अच्छा भारतीय ज्ञान परंपरा इंडियन नॉलेज सिस्टम पर बुक आ गया, जो AICTE ने एक्सेप्ट भी किया, और अभी काफ़ी लोग पब्लिश कर रहे हैं। नॉर्मली जैसा होता है कि संशोधन जब भी करते हैं तो संशोधन के लिए एक रिकग्निशन के लिए अलग अलग जर्नल्स में पब्लिश करना, उस तरह का काम चालू हो जाता है, जिससे इंटरनेशनल एक्सेप्टेबिलिटी होने के लिए
अलग अलग जर्नल्स में पब्लिश करके उसका साइटेशन किस तरह से मिलता है वो देखा जाता है। तो अभी देखा गया है कि 2023 में भारतीय ज्ञान परंपरा के बारे में काफ़ी रिसर्च पेपर्स आना चालू हो गए। जैसे केमिस्ट्री के बारे में एक अच्छा रिसर्च पेपर रिसेंटली आ गया है, जिससे समझ में आ रहा है कि इंटरनेशनली भारतीय ज्ञान परंपरा का रिकग्निशन होने जा रहा है, जिससे थ्रू साइटेशंस हो या अलग अलग अपनी जो शास्त्रज्ञ काम कर रहे हैं उसके कारण भी हो। संदीप जी ने अर्थशास्त्र के मंदिर के अर्थशास्त्र जो 2 वॉल्यूम लिखे, पहला अर्थशास्त्र पर और दूसरा एक दशक मंदिर के लिए, दोनों मेरे ख्याल से काफ़ी अच्छे रिसर्चर्स के लिए अच्छे काफ़ी रेफरेंसेस साबित होंगे। उनका खुद का उसके लिए काफ़ी, जैसा उन्होंने बताया 3-4 साल से काम कर रहे हैं, लेकिन ये भी मुझे पता है कि जैसे उनको कोई रेफरेंसेस चाहिए थे तो उन्होंने हमारे प्रकुलगुरु के साथ पीछे लग के वो रेफरेंसेस शिवाजी यूनिवर्सिटी से मिलवाए, वो पढ़े और फिर उसका उस तरह का उनके बुक्स में भी इनकॉर्पोरेट किया। तो इनकी लगन, उनकी मेहनत, उनका काफ़ी एफर्ट्स ये बुक लिखने में है, और जिसके कारण हर जो स्टेटमेंट है नेचुरली उन्होंने हर स्टेटमेंट को रिसर्च से सपोर्ट करने का जो प्रयत्न किया है वो स्पृहणीय है। इसी तरह से संदीप जी अभी एक विश्वविद्यालय के व्यवस्थापन परिषद के सदस्य होने नाते वो जब भी एकेडमिक काउंसिल से आए हुए जो भी सिलेबस है वो काफ़ी गौर से देखते हैं। नॉर्मली ऐसा रहता है कि एकेडमिक काउंसिल से सिलेबस अप्रूव होके मैनेजमेंट काउंसिल में वो ऑर्डिनेंस नंबर देने के लिए आता है, तो उसमें व्यवस्थापन परिषद में ज़्यादा उसके बारे में चर्चा होती नहीं। लेकिन जब से संदीप जी आए हैं तो संदीप जी हर सिलेबस, हर एकेडमिक सिलेबस देखते हैं, उसका क्या जो भी कोर्सेस है या कोर्सेस का आउटकम क्या है, कोर्सेस से डिलीवरेबल क्या है, कोर्सेस से स्टूडेंट्स के लिए क्या है, इतना अच्छी तरह से देखते हैं। तो कई बार वो बोलते कि नहीं, ये सिलेबस आप बोर्ड ऑफ स्टडीज़ को फिर से बोलो कि ये इस डायरेक्शन से रिवाइज करें। इतना उनका जो एकेडमिक एंगल है जो उनके संशोधन से प्रतीत हो रहा है। तो मुझे एक अच्छा इस आनंद हुआ कि मुझे इस बुक विमोचन के समारंभ में मुझे आई कुड पार्टिसिपेट इन दिस फंक्शन। हालांकि संदीप जी ने मुझे हिंदी बोलने के लिए कंपलसरी किया था, तो थोड़ा बोलने में कठिनाई, लेकिन मैंने प्रयत्न किया। तो संदीप जी का धन्यवाद। आपने सबको आज रिपब्लिक डे का अमृत महोत्सव है, 75th रिपब्लिक डे है, 74th वर्धापन दिन है, तो आपको सभी को मैं शुभेच्छा देता हूँ और मेरे वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद सर। सर आप मराठी में बोलते तो और अच्छा लगता, क्योंकि बात भारतीय भाषाओं की थी, हम मंदिर की बात कर रहे हैं, तो विषय भी अपनी भाषा में होना चाहिए। तो मराठी भी मेरी है और गुजराती भी मेरी है। सर यदि आप मराठी में बोलते तो और मज़ा आता सर। जी, अब मैं अपने बीच डॉक्टर विजय चौथाई वाले हैं। आप विदेश मामले विभाग के इंचार्ज और भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य हैं। विदेशों में बसे भारतवंशियों के बीच ग्लोबल आउटरीच प्लेटफॉर्म के माध्यम से समन्वयक के दायित्व का आप निर्वहन कर रहे हैं। राजनीतिक क्षेत्र में प्रवेश करने से पहले वे 18 वर्षों तक फार्मास्यूटिकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट के क्षेत्र में कार्य कर चुके हैं। डॉक्टर विजय जी ने पुणे विश्वविद्यालय से माइक्रोबायोलॉजी में पीएचडी की है। बाल्यकाल से ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक रहे डॉक्टर विजय चौथाई वाले जी को मैं अपने विचार रखने के लिए आमंत्रित करता हूं। आदरणीय कुलगुरु डॉक्टर रविंद्र कुलकर्णी जी, मेरे मित्र और फिनटेक में बहुत बड़ा एक जो नाम है श्री कमल पोद्दार जी, और मेरे परम मित्र
जिनके लिए आज हम सब इकट्ठा आए हैं वो संदीप जी, और सामने भी कई सारे गणमान्य व्यक्ति यहाँ खड़े हैं। मैंने शुरुआत तो हिंदी में की, लेकिन मैं इंग्लिश में बोलने वाला हूँ। उसके दो कारण हैं। एक तो संदीप ने मुझे कहा नहीं, संदीप हैज़ नॉट टोल्ड मी टू स्पीक इन हिंदी, and secondly, how much we are talking about the Indian languages, the book is in English. So you cannot negate the importance of English. So friends, before talking about the books, it is important to know more about the author. And I am not going to talk many things which strictly between both of us, but we met actually in 2004, 20 years ago, in one management residential program at IIM Bangalore. And it was a 10 weeks long residential program, but within couple of days we realized that we too are odd people out, because most of them, everyone was highly educated, but most of them, they were either neutral or liberal. And then our friendship went on. His first book was Business of Freedom, which also he did the source funding. That time crowdsource was not even a terminology, it was not a work, but he did it. But I will tell you one more thing. After publication of that book, those days, our current Prime Minister was Chief Minister of Gujarat, and I was in Ahmedabad. So I told him about Sandeep. So he was very curious, and that resulted into his meeting with then CM Shri Narendra Bhai. And that 10-minute meeting went on for almost 45-50 minutes, and that resulted into writing another book, because then Modi ji gave him a task of reviewing all the women empowerment related programs of Gujarat government, and he made all the data available to Sandeep, and Sandeep wrote a book. So that is something which is unknown, and therefore I must mention it. So he has been doing this crowdfunding projects for many years, and it also becomes delay sometimes, because all the things he has to manage by himself, and therefore delay of this book also is not surprise to me, at least. But like a Hindu society, we also have everyone Hindu believe also in next birth. So there are some of the projects we must be thinking about what to do after 100 years also. But that is the kind of zeal and enthusiasm Sandeep has, and I must appreciate about it. So friends, these two books I was very curious to read, to be honest with you, because I know what he can write. So, and there can be something very explosive sometimes. So I actually asked him to send me the books PDF, even though I couldn't read much of the PDF, but he was kind enough to give me both the volumes this morning also. So essentially his thesis is that there is a huge ecosystem surrounding mandirs, and we have not even tapped a tip of it. And he is showing it with enormous amount of data and facts, and then therefore postulating certain general hypotheses. So first distinction what he has made essentially is between temple and mandir, which he has also mentioned, that essentially temple is a place of worship, and the mandir is the abode of Bhagwan, where Bhagwan sits. It is his sitting position. And therefore, in Marathi also it's called as Devasthan. So Devasthan means essentially means jahan Dev rehta hai, wo sthan. So from that distinction to entire economic development of many mandirs across India, he has very meticulously did the research and documented it, for which any person who has a little bit research mindset will be sometimes become overwhelmed by the amount of data he has collected and also amount of referencing he has done. Then he also has talked about the impact of invasions, first Mughal invasion, and then Britishers, and then intellectual invasion that has actually captured
our narrative overall, say for last 60, 70 years, and how it has been impacted the overall Mandir economy. That also is one another very vivid description he gives. But among that also, you will realize that there are many people who actually done a superb job or very timely job, timely duty to revive the tradition of Mandir. And one of them, of course, very famous Ahilyabai Holkarji, of which Sandeep also mentions that in all these onslaught and her personal tragedies, she never stopped. It never stopped her from building multiple mandirs, reviving the traditions of mandirs building in spite of Mughal. That way, the southern part of India was quite lucky because of less or no attacks from Muslims, and that has resulted into some of the marvels as far as the mandirs are concerned. If those who have gone to Tanjore, for example, the Tanjore on the top of Shikhar, there is one monolith. They say, no one knows exactly, but they say it is 85 tons. So 85 tons monolith, and it is this, the Shikhar is almost maybe 20-story long. How they have brought it on the top of it, and how they have created the whole infrastructure, that 85-ton monolith, when it sits there, there is no damage to the entire structure. So this is an enormous amount of science and technology has gone into it, and we simply go there, pray, but we should also appreciate, understand, and also try to do. For example, even, and that has been now followed up. For example, Ayodhya, Ram Mandir, they have not utilized a single piece of iron or cement, specifically for this reason that cement iron will last for 100 years. But we want not only temples but also institutions surrounding temples, traditions surrounding mandirs to last for thousands of years. So revival of this tradition is happening in many cases. So of course there are challenges, and challenge is that the world is moving very fast. We are also moving very fast, and many times we don't have enough time to appreciate what all is happening and also contribute. So books like this will be very important resource for everyone, not only for the people who want to know the history, but also for those who are keen to revive this heritage, traditions, and therefore what it's called as a resurgent India, now resurgent Bharat, what we are saying in next 25, 30 years, this book will be of immense importance. The second book is more provocative, and provocative, I am using the word mildly. And not everyone needs to agree with whatever he has said, everything that he has said. I myself would disagree with few of the things. He has created a kind of a doomsday scenario that everything is going to fall in next maybe tomorrow. But there is also eternal optimist like us who says that we have survived 5,000 years in spite of so much onslaughts, and we will continue to not only survive but excel. And there is, जो अभी कहा था सब लोगों ने कि यही समय है, सही समय है, and that is not only a political slogan. There is a huge resurgence that is taking place in every part of the country, and that is the real strength of our country going to the next league of nations. And Hindu philosophy as such is so comprehensive that you can choose and find anything you want. If you want to be totally Nastic, still you will have find something. And if you want to be totally blind faith, you will still find something. And then there is everything in between. So therefore, universally rejecting any idiom outright. For example, he has criticized the Vasudhaiva Kutumbakam.
So maybe in a way, having so much broad-minded has hurt us. I am not denying that part. But therefore, totally negating that also is another extreme that I feel, and therefore we need to have a balanced view. At the end, I would say that recently one columnist, famous English columnist, Nirja Chaudhary, wrote a column, and she went to Banaras recently. And in the evening Ganga Aarti, she saw a sea of people participating in Ganga Aarti. So she said that she had gone there 10, 20 years ago, and there used to be few hundred people in the boats, mostly elderly, middle-aged people. Now there are tens of thousands of people who are there, and she is saying that 90% of it are young couples. And therefore she said that this is a new Hindu resurgence that I have witnessed. But sometimes हिंदी में कहते हैं लेट करंट लग जाता है, तो essentially it's a late current because many people have observed it in the beginning of Ram Janmabhoomi agitation. One of the most famous prominent example is the very famous author of Indian origin, V.S. Naipaul, who also received the Nobel Prize for Literature. So, in the peak of Ram Janmabhoomi agitation, another super intellectual, those days editor of Times of India, Dilip Padgaonkar, interviewed him. It's a very interesting interview. Every one of you must read it. If you Google V.S. Naipaul, Dilip Padgaonkar, you will get. There are 2 interviews, in fact. So he asked him the same, this is precisely same question. Sometimes you feel sad that after 25 years, another liberal is also telling us the same story. But that's their ignorance. So he asked the same question that those who have gone on the top of Babri structure, they were not sadhus with saffron clothes or having bhasma on their forehead. They were all youngsters with jeans and trousers and t-shirts. So how you, and he was very perplexed at how this is happening. And then V.S. Naipaul says that don't go by what externally you see. Go by what is in their heart, what is their passion, what inspires them to come out of, leave their jobs and their daily wages and go on the top of that disputed structure. Because they realize that this civilization is hurt. And to recover from that and bring it back to the glory, these are kind of things which our youngsters are also doing. And therefore, his title also, I guess his last book was Menials of something, I am forgetting it. Anyway, so what I am trying to tell you that we are, in spite of all the ills in our society, still there is a discrimination, still there is a large section of people who are little bit away from the overall progress of the nation. But we are really in the best, or most fortunate part of the modern history of India. And the next generation is going to be getting the maximum fruit of it. But I am sure that the books like this will keep everyone aware that this success, this glory of India, this Amrit Kal of India has not been given to us on a platter, but there is enormous amount of struggles, sacrifices, and also the very zeal and the vitality of Indian or Hindu mind, that in spite of all these efforts to keep our tradition, values, civilization alive and thriving. So this book is an excellent documentation and milestone for it. I congratulate Sandeep for this, and I am very much looking forward for his next 2 volumes, which I am sure will be more challenging to each one of us. Thank you very much. आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। इतने संक्षिप्त समय में आपने पुस्तक की समीक्षा काफ़ी सुंदरता से की है, यानी सचमुच में आश्चर्यजनक है। अब मैं डॉक्टर
रविकांत सांगुड़े जी को आमंत्रित करता हूं कि आप धन्यवाद ज्ञापित करें। ओम अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः. All glories to Guru and Gauranga. I take this opportunity to inform all of you that last year we started Center for Hindu Studies in University of Mumbai, and we are already offering Masters of Arts in Hindu Studies. And we really thanks to our earlier Vice Chancellor Suhas Pednekar sir, Ravindra Kulkarni sir was the Pro Vice Chancellor that time, Dr. Ajay Bhamre sir, and many of the Management Council member, they agreed and they given us permission to start this center in our Mumbai University. And in coming years, we are going to start with MA in Kirtan Shastra. So MA in Kirtan Shastra bhi chalu hoga. And we are also thinking on the platform to start MBA in Temple Management. That is a postgraduate diploma in Temple Management. We are working on that. We are collecting syllabus, and I think in our next Board of Studies, will pass this, and it will come from Academic Council to the Management Council to Sandeep sir, and we'll definitely looking forward for his positive response so that we can start Masters in Temple Management. So I thanks Dr. Ravindra Kulkarni sir, the chief guest of this program, Vice Chancellor of University of Mumbai, for giving his valuable time and gracing this occasion. And out of so much of difficulties, he tried to speak in Hindi language. So thank you, Dr. Ravindra Kulkarni sir. Then I also thank to Dr. Vijay Chothaiwala, in charge Department of Foreign Affairs, BJP, out of his very busy schedule. He landed in Mumbai, and again he is going back today evening itself. So I really thanks to Dr. Vijay sir for gracing this occasion. Thank you very much. I thank Shri Kamal Poddar ji, though he is the Managing Director of Choice International, but I think he can also write one very beautiful book, the way he will explain about the importance of the temple in his place. So definitely, I thanks Dr. Kamal Poddar ji for gracing the occasion. I also thank Dr. Ajay Bhamre sir, the Pro Vice Chancellor of University of Mumbai, for gracing this occasion. I thanks all the dignitaries on the dais and all the dignitaries of the dais. Many of them are my teachers also. I learn from them during my various classes. I thank Dr. Sunil Patil. He is the Director of Student Department, University of Mumbai Student Welfare. He supported us to arrange so many things. I thank Satya Prakash Mishra ji for his wonderful conducting of this ceremony. He is a master of the ceremony. I thank Professor Renuka Panchal. She is a professor of Sanskrit department, and recently she got gold medal in Avishkar. I also thank Dr. Balram Gaikwad sir, who is the registrar of University of Mumbai, for gracing the occasion. I thank Ajay Pense. He is also professor in Sanskrit department, the one who is standing in front of you with the candle. So we are in, actually, this is a temple, Saraswati Mandir. So this is one of the great things that we are talking about the temple and we are standing in the temple. And I also thanks Vinod Kambe. He is helping us in a various way. So I think I'll take permission from the chair to say this program is over. Thank you very much, one and all. Thank you very much. Yes, yes.